नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के 12वें पाठ संसार पुस्तक है का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था उनकी पुत्री इंदिरा को। पाठ को आरंभ करने से पहले हम नेहरू जी के जीवन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक महान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। बालक जवाहरलाल की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहां से वे वकील बनकर लौटे। 1915 ईस्वी में नेहरू जी का विवाह कमला नेहरू से हुआ। नेहरू जी भारत की दुर्दशा देखकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, जहां उन्हें गांधी जी का उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के उत्थान में लगा दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया। 27 मई 1964 ईस्वी को उनका निधन हो गया। देश आज भी उनकी सेवाओं को याद करता है। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो वह पढ़ने के लिए मसूरी चली गई और वहां नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखा करते थे। इसमें वे बताया करते थे कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संसार पुस्तक है, जो पाठ है वो नेहरू जी द्वारा लिखा गया एक पत्र है जो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था जब वह छात्रावास में चली गई थी। तो तब नेहरू जी उन्हें संसार के बारे में अलग अलग चीज़ें बताया करते थे। हर पत्र के माध्यम से वो अपनी पुत्री को कोई ना कोई शिक्षा देना चाहते थे और लगभग उन्होंने 30 पत्र लिखे और वो सभी पत्र उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखे थे और उस पुस्तक का नाम था लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जिसके अंतर्गत 29 पत्रों का संग्रह है, जिसका अनुवाद प्रेमचंद ने हिंदी में किया। और उसके बाद आज हम पिता के पत्र पुत्री के नाम इस पुस्तक के माध्यम से उनके द्वारा लिखे गए सभी 30 पत्रों को पढ़ सकते हैं और उससे संसार के विषय में विभिन्न जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को लिखते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। अब वो कहते हैं कि जब तुम मेरे पास रहती थी तो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ पूछा करती थी, क्योंकि जो इंदिरा थी वो बड़ी ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी और उन्हें बड़ा अच्छा लगता था अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, सुनना, समझना। तो वो हमेशा अपने पिता से प्रश्न पूछा करती थी और उनके पिता भी उन्हें अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश किया करते थे। अब जब इंदिरा छात्रावास में जा चुकी हैं, मसूरी जा चुकी हैं और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उनका मन करता है कि इंदिरा उनसे फिर वो
प्रश्न पूछे और वो उसका उत्तर दें। लेकिन उस ज़माने में ना फ़ोन की सुविधा थी, ना ईमेल्स थे, ना आज जितनी हाई टेक्नोलॉजी थी। तो वहाँ पर एकमात्र माध्यम पत्र ही हुआ करता था। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं इंदिरा को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से दुनिया के विषय में बताऊं। तो वो दुनिया के विषय में बताते हुए उसे कहते हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ इतिहास हाल ही में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अधिकतर जवाहरलाल नेहरू उन्हें इंग्लैंड की बातें बताया करते थे, क्योंकि वो इंग्लैंड से अपनी शिक्षा पूरी करके आए थे और वहाँ से वो वकील बनकर आए थे। तो इंदिरा ने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो उन्होंने पत्र के माध्यम से उसे बताया कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश। लेकिन अगर हम संसार के नक्शे में देखें तो हिंदुस्तान एक छोटा सा हिस्सा दिखता है पूरे संसार का। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया को जानना है तो केवल तुम्हें उन सिर्फ हिंदुस्तान के विषय में नहीं जानना, तुम्हें इस पूरे संसार को जानना है, क्योंकि ये पूरा संसार ही हमारी धरती है, क्योंकि हम इस संसार के वासी हैं। केवल मात्र हमें हिंदुस्तान को नहीं जानना बल्कि पूरे संसार को जानना है। तो वो ये कहते हैं कि जिस हिस्से में तुम रहती हो, बेशक वो एक देश है, हिंदुस्तान एक देश है जहां तुम पैदा हुई हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा हिंदुस्तान को जानने के अलावा पूरे संसार को जानने की होनी चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जिस देश में तुम रहती हो वहाँ पर कौन से धर्म के लोग रहते हैं, कौन सी जातियाँ रहती हैं, वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ की सभ्यता क्या है, सब कुछ। जैसे अगर हम भारतवासी हैं तो भारत के विषय में क्या हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो सब जानकारी तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। जिस देश के हम वासी हैं उसके विषय में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए और उसकी सभी जानकारियां हासिल करने के बाद हमें संसार के हर देश की जानकारी को हासिल करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। वो इंदिरा को यह भी कहते हैं कि मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, इन छोटे छोटे खतों के माध्यम से, इन छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और तुम उसको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करोगी। बच्चों, आपने देखा होगा जब कोई फिल्म आती है तो उससे पहले उस फिल्म का ट्रेलर आ जाता है और ट्रेलर देखकर ही आप ये गेस कर लेते हैं कि ये पिक्चर हमें देखनी है या नहीं देखनी है। तो इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू भी इंदिरा को सिर्फ वो फैक्ट्स बताना चाहते हैं, वो छोटे छोटे थोड़े थोड़े फैक्ट्स उन लेटर्स के माध्यम से बताना चाहते हैं जो इंदिरा के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करें, जिससे कि उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हो देशों को जानने की, और इंदिरा उस पर विस्तार पूर्वक फिर अध्ययन करे। तो वो कहते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना भी तुम्हें लिखकर भेज रहा हूँ तुम उसे ध्यानपूर्वक समझोगी। तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो एक ही है और यहाँ जो लोग हैं वो सभी हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो पूरी दुनिया के बारे में मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी और तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा और तुम्हें उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना किसी कहानी या उपन्यास से कम नहीं लगेगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था।
लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अब जवाहरलाल नेहरू इंदिरा को पत्र के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो धरती है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, जिसका वर्णन हमने अक्षरों का महत्व जो पाठ पढ़ा था उसके अंतर्गत भी पढ़ा था कि हमारी जो धरती है ये 5,000 अरब पुरानी है। तो इसीलिए नेहरू जी ने यहाँ पर लिखा कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और सबसे पहले इस धरती पर कोई नहीं था, ना कोई जीव, ना कोई जानवर, ना कोई वृक्ष, कुछ भी नहीं था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन धीरे धीरे इस धरती पर न केवल आदमी, न केवल जानवर, न केवल ये प्रकृति, बल्कि सारी चीजें एक एक करके हमारी धरती पर आ गई। सबसे पहले छोटे छोटे पौधे आए, फिर जीव आए, फिर जानवर आए और फिर आदमी आए। और आज हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे ये धरती कभी ऐसी होगी कि यहाँ पर एक भी इंसान ना हो। जहाँ आज हम एक बार आंख उठा के देखें तो हमें चारों तरफ केवल लोग ही लोग नजर आते हैं। तो क्या हम एक ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं था? तो वो कहते हैं कि अगर तुम ये जानने का प्रयास करोगी तो तुम्हें बहुत ही आनंद मिलेगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? अब वो कहते हैं कि अगर आप इतिहास की किताबें पढ़ो तो तुम्हें पुराने जमाने के बारे में पता चलेगा, लेकिन इतिहास भी तो तभी प्रारंभ हुआ जब इंसान ने लिखना शुरू किया। उससे पहले का इतिहास हमें कैसे पता चलेगा? उससे पहले के इतिहास को तो हम नहीं जानते। जैसा कि अक्षरों के महत्व पाठ में हमने पढ़ा था कि जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ, और उससे पहले के समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी जिसके बारे में हमें कोई लिखित तथ्य नहीं मिलते। तो उस जमाने के विषय में हमें कौन बताए? तब वो कहते हैं तब हमें उसे जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। अब नेहरू जी कहते हैं कि अब ये तो वो बात नहीं हो सकती कि जैसे हम सुंदर परियों की इमेजिनरी स्टोरीज इमेजिनेशन कर लेते हैं वो हो जाए, यहाँ पर कोई काल्पनिक कहानियां बना ले कि धरती ऐसे उत्पन्न हुई होगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम काल्पनिक कहानियां नहीं बना सकते। तो हम कैसे पता करें कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? तो वो कहते हैं जो हम काल्पनिक कहानियां बनाते हैं क्या वो सच्ची होती हैं? वो सच्ची नहीं होती, क्योंकि वो तो हमारी कल्पना है। हमारी कल्पना सिर्फ वो बताती है जो हम सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि इसलिए हमें क्या जानना होगा? हमें संसार को स्वयं जानने का प्रयास करना होगा। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। अब वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सब चीजें हमें किताबों से ही पता चलें। किताबों से पहले भी दुनिया थी, तो उस दुनिया के बारे में हमें कैसा पता चले? तो वो बताते हैं कि इन सब के बारे में हमें किन से पता चलता है? ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो अब वो बताते हैं कि दुनिया का पुराना हाल हमें कैसे मालूम हो सकता है? अगर हम पहाड़ों को देखें, समुद्रों को देखें, चांद सितारों को देखें, नदियों को देखें, जंगलों को देखें और ज़मीन में दबी हुई जानवरों की पुरानी हड्डियों को, इंसानी कंकाल को देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दुनिया कब आरंभ हुई। और दुनिया की बहुत सी बातें हमें इन सब चीज़ों से ही पता चल जाएंगी, जिनके लिए हमें किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें।
अब वो कहते हैं कि किताबें तो लाखों करोड़ों अरबों न जाने कितनी किताबें छप चुकी हैं, लेकिन क्या जितना भी किताबों में छपा है क्या वो सब कुछ सच है? कुछ तथ्य तो सच होते हैं, कुछ किताबों में सच लिखा है, लेकिन आजकल के कई ऐसे लेखक हैं जो मनगढ़ंत कहानियां लिख देते हैं, संसार के बारे में ऐसे तथ्य लिख देते हैं जो कि सच नहीं होते। तो वो ये कहते हैं कि इंदिरा, तुम किताबों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, किताबों पर आश्रित मत रहो, बल्कि तुम संसार रूपी पुस्तक को स्वयं पढ़ो। वो कहते हैं, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब वो ये कहते हैं कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम दुनिया को पढ़ना सीख जाओ। वो कहते हैं कि तुम खुद संसार की चीज़ों को पढ़ना सीखो। कहते हैं जब तुम कभी रास्ते में कहीं जा रही होती हो और रास्ते में किसी पत्थर के टुकड़े को पड़ा हुआ देखती हो, तो क्या तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश की? अगर तुम उस पत्थर के भावों को पढ़ना सीख जाओगी तो तुम उस पत्थर की पूरी कहानी जान जाओगी कि वो पत्थर सड़क के किनारे कैसे पहुंचा। लेकिन शर्त केवल ये होगी कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें उसे समझना आना चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु अपनी कहानी खुद ही बयां कर देती है, बशर्ते कि आप उसे जानने का प्रयास करें। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। वो कहते हैं जब हम कोई जबान सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, जैसे उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। इनके लिए हमें इनके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, अक्षर सीखने पड़ते हैं। उसी प्रकार अगर हम प्रकृति को पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि ये प्रकृति के अक्षर कौन से होते हैं, तो अब हम उसका वर्णन आगे करते हैं। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब को पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। वह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अब वो कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना है तो तुम्हें प्रकृति के अक्षरों को समझना होगा। और प्रकृति के अक्षर क्या हैं? प्रकृति, यानी जो प्रकृति की सारी चीजें हैं वो सब प्रकृति का ही अंश हैं। तो वो कहते हैं जब तुम किसी गोल चमकीले रोड़े को देखती हो तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बताता? जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे गोल गोल पत्थर के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश की कि नदी के किनारे पड़े हुए वो जो गोल पत्थर हैं वो गोल कैसे हुए? अगर आप किसी पहाड़ को तोड़ो या पहाड़ अपने आप टूट जाए तो उसका जो पत्थर होगा वो खुरदरा और नुकीला होगा। कभी भी पत्थर जब टूटता है, पहाड़ जब टूटता है तो वो गोल आकार में नहीं टूटता, वो हमेशा नुकीला टेढ़ा मेढ़ा टूटता है। तो आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि वो गोल कैसे हुआ? तो वो एक पत्थर के माध्यम से ही इंदिरा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताते हैं कि जब भी कोई चट्टान से पत्थर टूटता है तो वो हमेशा नुकीला और खुरदरा होता है। फिर वो कहते हैं कि फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो अब यहाँ हमारा प्रश्न बनता है कि जो पत्थर, चट्टान का जो टुकड़ा था जो जमीन पर गिरा, वह चमकीला, चिकना और गोल कैसे हो गया? तो वो कहते हैं अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो पत्थर का गोल टुकड़ा तुम्हें अपनी कहानी खुद ही बयां कर देगा। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद
बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें भी किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। तो अब इस गोल चमकीले रोड़े ने अपनी क्या कहानी बताई? उस रोड़े ने अपनी कहानी बताई कि मैं चट्टान का एक टुकड़ा था। जब मैं गिरा, मेरे भी कोने निकले हुए थे, मैं भी नुकीला था और खुरदरा था। फिर मैं किसी पहाड़ के दामन में चला गया, यानी जब मैं ऊपर से गिरा तो मैं नीचे चला आया। और जब देख, आपको पता है कि पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो पिघलती है। जब वो पिघलती है धूप की किरणों से, रोशनी से, तो वो पिघल कर एक धार बन जाती है, एक नदी की धार बन जाती है और जाके वो समुद्र में मिल जाती है। तो कहते हैं जहां वो पत्थर का नुकीला पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वहां कहीं से पानी आया और वो उसे अपने साथ बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वो उसे बहाते बहाते और आगे ले आया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो और आगे बहता गया, बहता गया, बहता गया। और जो पत्थर का टुकड़ा था वो बहता जा रहा है जब पानी के अंदर से, तो वो क्या हो रहा है, वो घिसता जा रहा है। वो घिसते 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 कैसा हो गया, वो गोल हो गया, चमकीला हो गया और चमकदार हो गया। क्योंकि घिसते घिसते जब वो लुढ़कता जा रहा है, पानी के पेंदे में लुढ़कता जा रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो नोक है वो घिस घिस के क्या हो गई, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, चिकने और चिकना हो गया। तो जैसे आप देखते हो कि पेंसिल को जब आप शार्प करते हो, जब आप उसे शार्पनर से शार्प करते हो, तो वो कितना सॉफ्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार ये पत्थर का जो टुकड़ा है, ये घिसते 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 गोल आकार का हो गया, क्योंकि वो जिस तरीके से घिसता आ रहा है वो उसने वही आकार ले लिया। तो वो घिसते घिसते कैसा हो गया, गोल, चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पत्थर के टुकड़े जो बहुत दूरी से लुढ़कते लुढ़कते आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे या झील के किनारे बड़े बड़े गोल पत्थर वहीं रुके रहते हैं। तो कुछ पत्थर तो वहीं किनारों पर रुक गए, लेकिन कुछ पत्थर के टुकड़े ऐसे थे जो बहते गए, बहते गए, बहते गए, और नदियां उसे बहाते बहाते कहाँ ले आई, समुद्र तक ले आई। और जब वो बहते बहते समुद्र तक आए तो वो पत्थर किसका रूप ले चुके थे, एक कण का रूप ले चुके थे, एक रेत का कण बन चुके थे। और वो क्या हुए, वो बहते बहते कहाँ पहुंच गए, समुद्र के किनारे। और जिसे तुमने पा लिया, अगर तुम नदी के पास गई तो तुमने वो गोल चमकीला रोड़ा पत्थर देखा और तुमने उसे हाथ में उठा लिया कि देखो कितना सुंदर गोल चमकीला रोड़ा है, चलो इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगी, या मैं इसे तो अपने बगीचे में सजाऊंगी। या आपने देखा होगा लोग बगीचों में सजाने के लिए उन गोल चमकीले रोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो गोल चमकीले रोड़े नदी के किनारे रुक गए थे, उनको वहां से कई लोगों ने उठा लिया और कई लोगों ने उसे वहीं छोड़ दिया। और कुछ गोल टुकड़े जो बहते बहते आगे चले गए थे, जो समुद्र तक पहुंच गए, वो क्या बन गए, वो रेत का कण बन गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें कितनी और बातें मालूम हो सकती हैं। अब वो कहते हैं कि वही छोटा रोड़ा जब घिसते घिसते समुद्र में जहाँ पहुंचा, तो समुद्र के किनारे जब वो पहुंचा तो वो क्या बन चुका था, रेत का एक जर्रा बन चुका था, रेत का एक कण बन चुका था, जहां पर उसके दूसरे भी भाई थे। दूसरे भाई कौन से, जो उसी चट्टान के टुकड़े थे जो बहते बहते समुद्र तक पहुंच चुके थे। और रेत, समुद्र के किनारे जब बहुत सारी रेत होती है, तो जब हम लोग खेलने जाते हैं या छोटे छोटे बच्चे जब वहाँ खेलने जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो उस रेत से बालू के छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं और उसे हम खेलते हैं। तो क्या घरौंदे बनाते वक्त क्या तुमने ये सोचा कि ये किसी चट्टान का एक टुकड़ा था जो बहते बहते यहाँ पर रेत का कण बन गया? तो तुम ये सोचो कि एक छोटा सा रेत का कण अपनी पूरी कहानी बयां कर देता है। तो अगर तुम संसार की सारी वस्तुओं को जानने का प्रयास करो तो तुम्हें दुनिया की कितनी बातें मालूम चल सकती हैं।
तो इस पत्र के माध्यम से जिस प्रकार उन्होंने इंदिरा को प्रेरणा दी कि संसार की वस्तुओं को, संसार की चीज़ों को पढ़ना सीखो, वो अपनी ही कहानी खुद बयां कर देंगे, वैसे ही बच्चों आप लोगों से मैं ये आशा करती हूँ कि संसार की विभिन्न चीज़ों को आप लोग भी पढ़ना सीखेंगे और स्वयं उसकी काल्पनिक कहानियां बनाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि उसकी क्या कहानी है। एक ज़मीन पर गिरा हुआ पत्ता अपनी क्या कहानी बयां कर सकता है, जैसे नदी के किनारे पड़े हुए एक गोल चमकीले रोड़े ने अपनी पूरी कहानी बयां कर दी, ऐसे ही आप एक पत्ते की कहानी के बारे में सोच सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की कहानी के बारे में सोच सकते हैं जो भी हमारी दुनिया में हमारे आसपास है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।